यूँ बनाइएगा। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। ठीक है, जब फंडामेंटल राइट्स या पार्ट 3 की बात करते हैं, बस काफी हो जाएगा। अच्छा चलिए, ये कैसे हटता है पता है क्या किसी को? ये वाइट वाली पट्टी जो ऊपर आती है, ये वाला, ज्ञानेश्वर क्लास रहेगी तो कोई पूछ लेगा तो ये कहाँ से? ये अच्छा ठीक है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में देखिए पार्ट 3 में किसकी बात की गई है? फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर, हाँ या ना, कितने से लेकर 12। बेसिकली हमारे पास जो राइट्स हैं वो आर्टिकल 14 से मिलते हैं, हमें कितने से मिलते हैं? 14 से, हाँ या ना। बट अगर आप देखेंगे तो ये जो फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 3 है वो 35 तक जाता है। कहाँ तक जाता है? आर्टिकल 35 तक। अब आर्टिकल 35 तक जाने के पीछे की वजह क्या है, इसको देखिए थोड़ा सा। अब आर्टिकल 35 तक जाने के पीछे की वजह क्या है? अगर आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक की बात करते हैं तो यहां पर आर्टिकल 12 हमें ये बताता है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो क्यों पढ़ना है, यस, और ये किसे मिले हुए हैं और किसके अगेंस्ट मिले हुए हैं। आर्टिकल 13 हमें ये बताता है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहा है कोई, तो उसे कैसे नल एंड वॉइड किया जा सकता है, उस कानून को, उस पॉलिसीज को, व्हाटएवर। मतलब हम एक एक करके पढ़ेंगे। आर्टिकल 12 और 13 बेसिकली ये
हेल्पिंग आर्टिकल्स हैं, ये हेल्प करते हैं फंडामेंटल राइट को पढ़ने में। फिर आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक ये हमें देते हैं राइट्स, अधिकार। क्या देते हैं? राइट्स। शनिवार को हमेशा मैं देखता हूं आपकी क्लास में संख्या कम रहती है, सब घर भाग जाते हो क्या? यस, आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक हमें क्या प्राप्त हुए हैं? अधिकार प्राप्त हुए हैं। फिर से आर्टिकल 33, 34 जो है ये बताता है कि किनको किनको फंडामेंटल राइट्स प्राप्त नहीं होंगी। यस, जैसे कि आर्म्ड फोर्सेस में रहने वाले लोग, पुलिस फोर्सेस में रहने वाले लोग, आर्मी पर्सनल्स वगैरह वगैरह, इनके पास हमारे जैसे फंडामेंटल राइट्स नहीं है। आर्टिकल 19(1)(a) मुझे अधिकार देता है कि मैं सोशल मीडिया में कुछ भी डाल सकता हूं, अपनी कुछ भी बात रख सकता हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। बट अगर आप एक पुलिस पर्सनल हैं या आप सरकार के अंदर किसी भी आर्म फोर्सेस में काम कर रहे हैं तो आपके पास ये अधिकार नहीं होगा। फिर आर्टिकल कहता है कि उन क्षेत्रों को जहां पर आफ्पा लगा हो, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, उन क्षेत्रों में लोगों के अधिकार कैसे छीने जा सकते हैं वो बताता है। फिर लास्ट आ जाता है आर्टिकल 35 जो ये बताता है कि कौन कौन से पार्लियामेंट पर लॉज बनाने की पावर केवल पार्लियामेंट के पास है, स्टेट लेजिस्लेचर उस पर लॉज नहीं बना सकती। यस, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 35। मतलब आर्टिकल 12, 13 और 35 ये हेल्पिंग आर्टिकल हैं। क्या आर्टिकल हैं? हेल्पिंग आर्टिकल्स। ये हमें हेल्प करते हैं फंडामेंटल राइट्स को पढ़ने में। जबकि 33 और 34 ये बताता है कि किनके पास फंडामेंटल राइट्स नहीं होंगी। यस, किनको पूरी तरीके से मौलिक अधिकारों की प्राप्ति नहीं होगी इस देश में। ये कौन बताता है? आर्टिकल 33 और 34। एक एक करके पढ़ेंगे। अब देखिए, जब हम फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं, मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हैं, यस, ये बता चुका हूं मैं। यस, तो इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा। अब इसके पीछे की वजह है, मैग्ना कार्टा एक तरह का रिटन डॉक्यूमेंट था। हाँ या ना? क्या था? रिटन डॉक्यूमेंट। और सबसे पहला रिटन डॉक्यूमेंट 1215 ईस्वी, 1215 ये लिखा है। इशू किसने किया था? किंग जॉन ने। हाँ या ना? यस। अब समझिएगा, इंग्लैंड में जो शासक थे उस दौरान, किंग जॉन, इनके निर्णय से वहां के रहने वाले लोग परेशान थे। बिना किसी को सुने, बिना ट्रायल का मौका दिए किसी को भी मृत्युदंड दे देना, किसी को भी सजा दे देना, मनमाने टैक्सेस लगाना, मतलब कानूनी प्रक्रियाओं का कोई पालन ही नहीं करते थे। जैसा मन करता था, मतलब राजा का मन ही कानून होता था, निर्णय होता था। यस, वो कानून भी खुद, वो जज भी खुद, सब खुद। यस, तो वहां पर जो इंग्लैंड के सर्वोच्च वर्ग के लोग थे, बैरन्स कहा जाता है जिन्हें, BARONS, इन लोगों ने मिलकर राजा के खिलाफ आंदोलन कर दिया। यस, क्योंकि उनसे परेशान थे। मनमाने टैक्सेस हों, मनमाने नियम हों, या मनमाने दंड क्यों ना हो, क्योंकि
न्याय प्रक्रिया ये कहती है, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत ये कहता है कि बिना किसी को सुने दंड नहीं दिया जा सकता, आपको सुनना अनिवार्य है। यस, आप अपना पक्ष रखेंगे, उसके बाद ही दोनों, भाई कोई भी कोर्ट दोनों पक्षों को सुनती है, उसके बाद निर्णय देती है कि नहीं देती है। यस, एक पक्ष, देखिए आपको पूरी मौका देगी कोर्ट कि आप बोलिए। अब अगर आप मौजूद ही नहीं हो रहे हैं तो कोर्ट एक्स पार्टी ऑर्डर करेगी, मतलब एक पक्षीय। नहीं तो कोर्ट आपको पूरा मौका देगी कि आप अपनी बात को क्या करिए, रखिए। एक मौका, दूसरा मौका, तीसरा मौका। जैसे कोर्ट में भी कई बार केसेस लगते हैं तो मान लेते हैं कि देखिए वहां पर प्रोसेस है, सबसे पहले जब केस लगती है तो लिस्ट 1 में लगती है, उसको फ्रेश मैटर बोलते हैं। मतलब उस दौरान उस पर एक इनिशियल पॉइंट पर सुनवाई होती है। यस, फिर वो लिस्ट 2 में जाता है। यस, और फिर उसके थोड़े से उस केस के अंदर जाया जाता है और ये देखा जाता है कि इस केस को फाइनल हियरिंग के लिए ले जाया जाना चाहिए या नहीं, अंतिम हियरिंग के लिए, नहीं तो वहीं समाप्त कर दी जाएगी उसको। अगर केस में कुछ है तो फिर उसे फाइनल हियरिंग के लिए भेजी जाती है, और फिर फाइनल हियरिंग में अंतिम तौर पर किसी भी समय सुनवाई होगी। यस, अब फाइनल हियरिंग में वो आ गया, फाइनल हियरिंग में केस लग गया। मान लीजिए कोई वकील साहब वहां पर नहीं पहुंचे तो इसका मतलब नहीं कि वो पहली बार में ही खारिज कर देंगे। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार कोर्ट बहुत मौके देती है कि नहीं उपस्थित हुए हैं, चलिए कोई नहीं, इस बार नहीं, नेक्स्ट बार हो जाइएगा, नेक्स्ट बार नहीं, उसके नेक्स्ट बार हो जाइएगा। मतलब वो एक पक्ष को सुने बिना निर्णय नहीं दे रही होती, वो सारे मौके दे रही होती है। वैसे ही वहां के लोग ये डिमांड कर रहे थे कि जो राजा किंग जॉन हैं वो भी दोनों पक्षों की सुनकर निर्णय दें। यस, मनमाना निर्णय मत दें। और इन मनमाने निर्णयों से परेशान होकर लोगों ने उनके खिलाफ आंदोलन कर दिया और लोगों ने मांग की कि एक ऐसी नियम पुस्तिका, रूल बुक बनाइए जिससे राजा भी बंधा हो। यस, केवल जनता नहीं, कौन, राजा भी। तो फिर किंग जॉन ने 1215 ईस्वी में एक लेटर जारी किया, एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट पास किया जिसमें वहां के लोगों को अधिकार दिए गए और यह कहा गया कि राजा भी कानून के दायरे के अंदर ही होगा, राजा मनमाने तौर पर कार्य नहीं करेगा। यस, मतलब ये पहला फॉर्मल डॉक्यूमेंट था विश्व का जो लोगों को क्या दे रहा था, अधिकार, रिटन फॉर्म पे। यस, और इसको, उस डॉक्यूमेंट को कहा गया मैग्ना कार्टा। और जब हमने भी भारत में फंडामेंटल राइट्स रिटन फॉर्म पे लोगों को दिए तो हमने इसे क्या कह दिया, भारत का मैग्ना कार्टा, भारत का समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन। हम तुलना करते हैं ना हमेशा। यस, तो बस तुलना किया और बना दिया कि ये भी भारत का क्या है, मैग्ना कार्टा है। यस, अब वहां पर लोगों को ये अधिकार मिल गए कि अब राजा कानून के दायरे में होगा और राजा कानून के अनुरूप ही कार्य करेगा। मनमाने तौर पर लोगों के अधिकार नहीं छीने जाएंगे। समझ में आ रहा है? दैट इज द मैग्ना कार्टा। और इसीलिए फंडामेंटल राइट को, और यही इसी फॉर्मल डॉक्यूमेंट के रूप में भारत में भी लोगों को अधिकार दिए गए। क्या अधिकार दिए गए? फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स किसे प्राप्त है? हमें।
वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमको। किसके खिलाफ? राज्य के खिलाफ। अब राज्य क्या है अभी देखेंगे, आर्टिकल 12 किसके खिलाफ प्राप्त है? राज्य के खिलाफ। अभी सामान्य शब्द में समझ लो, सरकार के खिलाफ। कि सरकारें हमारे अधिकारों को, वो राष्ट्रपति क्यों ना हो, वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो, वो मुख्यमंत्री क्यों ना हो, सभी किसके नीचे होंगे? संविधान के। वो संसद क्यों ना हो, वो विधानमंडल क्यों ना हो, कोई भी लोगों के मौलिक अधिकारों को छीनने का अधिकार नहीं रखता। यस, मतलब लोगों के मौलिक अधिकार इन सभी से ऊपर उठ जाते हैं। फंडामेंटल राइट को कई बार निगेटिव कॉन्सेप्ट में इसी लिया जाता है। यस, जब आप डिफरेंस देखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो आप देखेंगे कि फंडामेंटल राइट इज निगेटिव इन नेचर, वेयर डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत पॉजिटिव हैं। क्योंकि फंडामेंटल राइट हमें किसके खिलाफ मिल रहे हैं? राज्य के खिलाफ। जब खिलाफ शब्द आ गया मतलब क्या हुआ? निगेटिविटी। यस, जबकि भाग 4 जब पढ़ोगे राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत, तो वहां पर लिखा होगा कि राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत राज्य को प्राप्त हैं ताकि राज्य लोगों के वेलफेयर के लिए कार्य कर सके, लोक कल्याण के लिए कार्य कर सके। मतलब वो क्या दिख रहा है? पॉजिटिविटी दिख रही है वहां पर, कार्य कर सके लोगों के कल्याण के लिए। जबकि फंडामेंटल राइट में क्या बोला जा रहा है? नहीं 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 भाई, आपको फंडामेंटल राइट मिला है किसके खिलाफ? यस, क्योंकि ये अगर किसी के खिलाफ प्राप्त नहीं होगा तो इसका होने का मतलब नहीं होगा। मान लेते हैं कि मुझे मौलिक अधिकार प्राप्त हो गए, मान लेते हैं आर्टिकल 19 से मुझे अपनी बात रखने और बोलने का अधिकार प्राप्त है, हाँ या ना? मैं सामान्य चीजें बोल रहा हूं अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से, ये तो मेरा अधिकार है, मैं फॉलो कर रहा हूं। पर तभी पुलिस आती है और गिरफ्तार कर लेती है, मान लेते हैं मुझे। यस, तो अब मेरे अधिकार का तो उपयोग मैंने किया, पर मैंने उपयोग तो कर लिया, पर उसके खिलाफ कौन आ गई? राज्य आ गई, सरकार आ गई, पुलिस आ गई मुझे गिरफ्तार करने। मैं अपने अधिकार को पूरी तरीके से एंजॉय नहीं कर पाया, तो फिर मैं अब जा सकता हूं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कि आर्टिकल 19(1) मुझे मिला हुआ है, मैं उसका उपयोग कर रहा था, बट बिना मतलब के राज्य ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसको फटकार लगाएगी? पुलिस को, कि कैसे कैसे इनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर दिया तुमने। आ रहा है समझ में? और इसीलिए ये मौलिक अधिकार जो हमें मिले हैं वो किसके खिलाफ मिले हुए हैं? राज्य के खिलाफ, ताकि वो हमारे मौलिक अधिकारों का वायलेशन ना कर सके, हनन ना कर सके। यस, तो आर्टिकल फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 12 से 35 की बात की गई है। इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा एक अधिकारों का प्रपत्र था, है ना, जिसको किंग जॉन ने 1215 में जारी किया था। यस, यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला रिटन डॉक्यूमेंट था, लिखित प्रपत्र था, हाँ या ना? लिख लीजिए। आ रहा समझ में?
नहीं तो मिसयूज नहीं करना है ना। हाँ बिल्कुल। अब आर्टिकल 19 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको फंडामेंटल राइट मिले हैं पर वो एब्सोल्यूट नहीं है। हाँ या ना? एब्सोल्यूट का मतलब समझते हैं? कौन समझता है भाई? मतलब क्या हुआ एब्सोल्यूट का मतलब ऐसा चीज जिसके कोई ना कोई एक्सेप्शन तो हैं, अपवाद हैं। अगर मैं कह रहा हूँ वो एब्सोल्यूट नहीं है तो मतलब मुझे बोलने का अधिकार तो दिया गया है, इसका ये मतलब नहीं मैं ऐसी चीजें बोल दूं जिससे पब्लिक ऑर्डर बिगड़ जाए, लोक व्यवस्था, दो धर्म को आपस में लड़ा दूं, दो जातियों को आपस में लड़ा दूं। जैसे अभी बहुत लोगों की गिरफ्तारी हुई है इस देश में और इवन छत्तीसगढ़ में राज्य में भी कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है 14 अप्रैल के दिन। हाँ या ना? 14 अप्रैल को रैली निकाली गई और उसमें बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को लेकर के लोगों ने उनकी पूजा अर्चना की, बहुत अच्छी बात है। पर साथ ही साथ कुछ उसमें जो असामाजिक तत्व थे, कुछ लोग, उन्होंने किसी अन्य धर्म और जाति वर्ग को लेकर के गालियां दी या फिर गलत शब्द कहे, तो वो सोशल मीडिया में वायरल हो गया और जब वायरल हुआ तो उनकी क्या हुई? गिरफ्तारी हो गई। उनको अधिकार दिया गया बोलने का, आपको बोलने का अधिकार है, पर इसका मतलब नहीं कि आप पब्लिक ऑर्डर बिगाड़ दें, लोक व्यवस्था बिगाड़ दें, जनता आपस में लड़ने लग जाए, धर्म आधारित जो सद्भावना है वो दुर्भावना में बदल जाए। ऐसी चीजें नहीं बोल सकते आप। हमें अधिकार मिले हुए हैं पर अधिकारों का उल्लंघन आप खुद नहीं कर सकते ना। अधिकारों का उपयोग एक सीमित तरीके से करेंगे। कैसे? समझ में आएगा। ठीक है, हो गया, लिख लिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब आर्टिकल मैंने बताया कि आर्टिकल 12 और 13 हेल्पिंग आर्टिकल्स हैं, हम इनको देखेंगे। हाँ या ना? जैसे आर्टिकल 12 बात करता है द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। किसकी डेफिनेशन बता रहा है? स्टेट की। डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। यस, जब कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट लाया गया, ड्राफ्ट पहले आता है फिर वो लॉ बनती है बाद में। संविधान का जब ड्राफ्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने पेश किया था तो आर्टिकल 12 नहीं, आर्टिकल 7 था। यस, जो उसमें डिबेट चल रही थी, बातें चल रही थी, और अंबेडकर साहब ये बता रहे थे कि आर्टिकल 12 द डेफिनेशन ऑफ स्टेट इज व्हाई दिस मच इंपॉर्टेंट फॉर द फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 12 क्यों मौलिक अधिकारों के लिए इतना महत्वपूर्ण है, ये बता रहे थे। उस दौरान कुछ ऐसे भी मेंबर्स थे जिन्होंने उस ड्राफ्ट में कुछ ऐसे संशोधन प्रस्तुत किए जिसमें यह था कि आर्टिकल 12 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होना चाहिए। मतलब उस समय आर्टिकल 7 था वो, फिर बाद में 12 बना। मतलब डेफिनेशन ऑफ स्टेट रखने का कोई मतलब ही नहीं है, इसको हटा देनी चाहिए। फिर इस पर डिबेट चला, अंबेडकर साहब ने अपनी बात रखी कि वाई डेफिनेशन ऑफ द स्टेट इज इंपॉर्टेंट फॉर द फंडामेंटल राइट। और ये चीज़ मैं आपको आर्टिकल 12 पढ़ाते पढ़ाते बताऊंगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने जो मैं बोलूंगा वही चीज़ वो बोले थे। यस, वो चीज़ अब देख लेना क्या बोले थे। तो आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट की बात करता है, जबकि आर्टिकल 13 लॉ की डेफिनेशन बताता है। किसकी डेफिनेशन बताता है? लॉ की। आर्टिकल 13। आर्टिकल 12 पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको डेफिनेशन ऑफ स्टेट को पढ़ाऊंगा, ये बताऊंगा कि कौन सी चीजें स्टेट हो सकती हैं,
किस चीज के ऊपर आप राइट टू इंफॉर्मेशन के थ्रू सूचना प्राप्त कर सकते हैं वगैरह वगैरह, सब आर्टिकल 12 पढ़ाते हुए बताऊंगा। आर्टिकल 13 पढ़ाते पढ़ाते एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचा, ये खत्म कर दूंगा। यस, स्ट्रक्चर जानते हैं ना, पढ़े हैं, बेसिक तौर पर तो पढ़े हैं ना। तो मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो आर्टिकल 13 पढ़ाते पढ़ाते खत्म कर दूंगा। आर्टिकल 35 जो है वो फंडामेंटल राइट के साथ साथ चलता है। जैसे ही आर्टिकल 17 पढ़ोगे आर्टिकल 35 में घुस जाओगे, हाँ, है ना, कनेक्ट होकर चलता है। 33 34 अलग से पढ़ाता हूं। अब आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 32 तक हमें क्या मिले हुए हैं? फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। जैसे लिखते जाइए, पहला राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी पहला, समानता का अधिकार या समता का अधिकार या समानता का अधिकार, यह बात करता है आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। कहां से कहां? 14 से 18, ये लिखा भी होगा, ये राइट टू इक्वालिटी, समानता या समता का अधिकार, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक हम समानता के अधिकार की बात करेंगे कि भारत में कैसे लोगों के बीच समानताएं आएंगी। यस, हर व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त होंगे, ये समानता की बात करता है या समता की बात करता है। यस, दूसरी तरफ जैसे ही हम समानता लेकर आ जाएंगे, लोगों को समान तौर पर देखना चालू कर देंगे, उसके बाद हम बोलेंगे कि अब हम लोगों को स्वतंत्रता दे देते हैं। क्या दे देते हैं? स्वतंत्रता। तो राइट टू फ्रीडम, यस, आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। समानता आ गई, स्वतंत्रता मिल गई। अब ये देखना था कि अब हमारा कोई शोषण तो नहीं कर रहा। यस, तो उसके लिए आर्टिकल 23 और 24 जोड़ा गया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 24। क्लियर हो पा रहा है ना? शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस। वो पॉस एक्ट क्यों ना हो जिसमें कार्य क्षेत्र में महिलाओं के साथ शोषण ना हो, इसकी बात की गई है। या फिर हम किसी भी कार्य में क्यों ना हो, हमसे जबरदस्ती कार्य नहीं लिया जा सकता। यस, इसलिए तो लेबर लॉज है ना इस देश में। पर सबसे अच्छी बात है, इस देश में कुछ कानून ऐसे हैं जो केवल कागज पर हैं। लेबर लॉज तो हैं, पर वो केवल सरकारी ऑफिसर्स में दिखाई देती हैं, प्राइवेट नौकरियों में नहीं। आज भी भारत की मैक्सिमम जनसंख्या निजी नौकरियां कर रही है और वहां पर उनकी जो सैलरी है वो बेचारे 10-10, 12-12 घंटे काम कर रहे हैं। आप जाइए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, वहां पर नर्सेस को देखिए बेचारियों को, वो अपनी पूरी ताकत से काम कर रही हैं, पर उनकी सैलरी क्या होती है? 10,000, 12,000, 13,000, मैक्सिमम टू मैक्स 15,000, उससे ज्यादा नहीं। यस, क्योंकि महिलाओं को आज देखिए, पहले महिलाओं को घर के अंदर बांध कर रखा गया था, एक तरह से घर तक सीमित थी वो, है ना, परिवार तक। और जब उनको पढ़ाई मिली, उन्होंने भी शिक्षा प्राप्त की, और जब उन्होंने नौकरियां प्राप्त की, तो फिर जब अपने पैर में वो खड़ी हुई तो उसकी खुशी अलग थी। यस, और फिर उस नौकरी को कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी आजादी समझ ली। समझ पा रहे हैं मेरी बात?
क्योंकि उस नौकरी ने उन्हें कहां से निकलने का मौका दिया? घर के बाहर। तो उस नौकरी में जिसमें वो बंध गई हैं, वो भी उनके लिए आजादी ही बन गई, क्योंकि आजादी किससे चाहिए था? पीछे वाले चीजों से। पर फिर से वो कहीं ना कहीं बंधने चले गए। पर उस आजादी के लिए वो कम से कम सैलरी में भी कार्य करने के लिए क्या है? तैयार हैं। पुरुष आपको कार्य करते नहीं दिखाई देंगे सामान्यतः इन सैलरीज में। विवाह से पहले आपको दिखाई देंगे कि वो कार्य कर रहे हैं, पर विवाह के पश्चात वो प्रयास करते हैं कि हम एक बेटर सैलरी पोजीशन पर जाएं, क्योंकि परिवार का भी खर्चा चलाना है। यस, विवाह के पूर्व एक लड़के के लिए 10-12 हजार रुपए मिल रहे हैं तो इनफ है, वो अपना खर्चा चलाता है बढ़िया। पर उसके बाद उससे काम नहीं चलेगा ना। होता ही क्या है 10-12 हजार रुपए आज के तारीख में। तो अगर हम इस चीज की बात करें, अगर एक मजदूर की भी बात करें, आज मजदूर तो मजदूर 500 रुपए पर डे के हिसाब से कमाता है। कई ऐसे जो संडे को भी छुट्टी नहीं लेते, मतलब 30 के 30 दिन काम कर रहे हैं, तो 15,000 रुपए तो वो कमा रहा है, और वो अपनी वाइफ को भी काम करवा रहा है तो वो भी 15,000, तो 30,000 रुपए तो वो कमा रहे हैं। उनको लग रहा होगा ना बहुत गरीब होगा वो, तो वो भी ठीक ठाक पैसा कमा रहा है। 30,000 रुपए 25-30,000 रुपए कमा लेता है। समझ रहे हैं? पर दिक्कत यह है कि वो कई बार ये देखा जाता है कि वो अपने पैसे का एक बहुत बड़ा हिस्सा गलत चीजों पे खर्च कर देते हैं, लिकर, इसलिए बचा नहीं पाते। तो वो कम सैलरी में काम करने को तैयार हैं महिलाएं, वो हॉस्पिटल्स हों, वो प्राइवेट स्कूल्स हों, वो ज्वेलरी शॉप्स हों। यस, यहां जाइए, आप देखेंगे आप 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000 की सैलरी में लड़कियां और महिलाएं काम कर रही हैं। यस, जैसे एक लड़का, तो उसने कहा कि भैया मेरी मम्मी के लिए कुछ काम देख देना। तो मैंने एक शॉप पे बात किया, मैं फ़ोन किया, बात किया, और मैं बोला जाकर मिल लेना भाई। और मुझे नहीं पता कि सैलरी वैलरी क्या देते हैं क्या नहीं, मैंने बस बात किया। जब वो गया तो बात हुई कि सुबह 10 बजे से रात को 8 बजे तक की काम रहेगी और सैलरी हम देंगे 7,500 रुपये। तो मैं दंग रह गया। यस, कि सुबह 10 बजे वो महिला जाएगी, खड़े खड़े वो जो महिलाएं उस शॉप में आएंगी उनको सामान दिखाएगी, रात को 8 बजे घर जाएगी, फिर अपने घर का खाना बनाएगी, और उस पूरे टाइम के लिए उसे केवल कितने रुपए मिल रहे हैं? 7,500 रुपए। ये कैसी आजादी है? ये तो उस पुराने गुलामी से भी बड़ी गुलामी हो गई ना। इन्हीं सारी चीजों को लेकर रोकने के लिए भारत में लेबर लॉस तो हैं, पर क्योंकि भारत में जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स में नौकरियां हैं वो रिटन फॉर्म पर नहीं है, छोटी नौकरियां। आप कार्य तो कर रहे हैं पर उसके लिए आपको कोई ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलती कि नहीं ज्वाइनिंग लेटर लो, ये लो, आधिकारिक तौर पर तुम नियुक्त हो हमारे यहाँ, ऐसा कोई ज्वाइनिंग लेटर नहीं देती कंपनियां या स्कूल, हॉस्पिटल्स या वगैरह वगैरह। तो वो किसी भी सैलरी में कार्य करने के लिए आपको रख लेती हैं। नहीं तो एज पर द लेबर लॉज, इफ यू आर अ नर्स और इफ यू आर, मतलब अगर आप कोई भी टेक्निकल चीजों को जान रहे हैं, मतलब यू आर स्किल्ड वर्कर, हाँ या ना। और वर्तमान 2026 के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेशन कर लूं तो स्किल्ड वर्कर की मिनिमम सैलरी करीब 17-18 हजार के आसपास होगी मिनिमम, एज पर द लॉ। उससे कम नहीं दे सकते आप। समझ पा रहे हैं? सरकार हर समय अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड वर्कर की इनकम निकालती है कि इस फाइनेंशियल ईयर के लिए अनस्किल्ड की मिनिमम सैलरी इतनी होनी चाहिए,
सेमी स्किल्ड के लिए इतनी और स्किल्ड के लिए इतनी होनी चाहिए। और कई बार हम उसका उपयोग करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी की डेथ हो गई, जैसे अभी भी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, इफ डिजीज वॉज अ माइनर, मतलब अगर कोई बच्चा है और वो उसकी डेथ हो गई है एक्सीडेंट से, कार एक्सीडेंट, बाइक एक्सीडेंट वगैरह वगैरह, तो पहले क्या होता था कि फिक्स्ड एक अमाउंट होती थी 5 लाख रुपए, और उसके परिवार को मिल जाती थी उस बच्चे के, हाँ या ना। पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी के जजमेंट में कहा कि इफ द डिजीज वाज अ माइनर, देन अगर उसके कंपनसेशन का कैलकुलेशन आप कर रहे हैं, while calculating the compensation for that for his death, yes, तो स्किल्ड लेबर का इनकम लेकर करो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यस। और जो मान लीजिए कभी एक्सीडेंट में कोई बच्चा खत्म होता था जिसके परिवार को केवल कंपनसेशन के तौर पर 5 लाख रुपए मिलते थे, आज वही कंपनसेशन 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख के आसपास पहुंच गया, जस्ट बिकॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने उन्हें इतना फायदा दे दिया। यस, सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि अगर वो बच्चा जिंदा होता तो पढ़ लिख कर काम करता, तो कम से कम कितनी सैलरी प्राप्त करता, स्किल्ड लेबर वाली तो प्राप्त करता ना, हाँ या ना। और इसीलिए अगर किसी बच्चे की मौत होती है तो उसको स्किल्ड लेबर के थ्रू इनकम मानकर कैलकुलेट करो। समझ में आ रहा है? कंपनसेशन वगैरह मिलते हैं, ठीक है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24। फिर क्योंकि भारत में बहुत सारे धर्म हैं, हाँ या ना, लोगों के अपने अपने धर्म, और हर व्यक्ति अपने धर्म को खुलकर मानना चाहता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं चाहता, तो फिर आर्टिकल 25 से 28 तक दी गई है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर भारत में कुछ क्षेत्र ऐसे थे या कुछ जनजातियां भी ऐसी थीं जिनकी खुद के कल्चर है, लैंग्वेज है, हाँ या ना, तो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 29 एंड 30 लाया गया, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 एंड 30। और इन सभी मौलिक अधिकारों के पिताजी, यस, कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, वो आर्टिकल 14 का वाला उल्लंघन हो, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 व्हाटएवर, तो आप आर्टिकल 32 से राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार रखते हैं। कहां जाने का अधिकार रखते हैं? सुप्रीम कोर्ट। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। देखिए आर्टिकल 32, सुप्रीम कोर्ट के पास जो इतनी शक्तियां हैं ना, वो आर्टिकल 32 देता है उन्हें। हाई कोर्ट के पास इतनी शक्तियां हैं, 226 देता है उसे, हाँ या ना। कौन सा आर्टिकल? 226 हाई कोर्ट को, और आर्टिकल 32 किसको देता है? सुप्रीम कोर्ट को। और 226 का जन्म भी आर्टिकल 32 से ही होता हुआ दिखाई देगा। कहां से दिखाई देगा? आर्टिकल 32 से ही। क्लियर हो पा रहा है? कितने फंडामेंटल राइट्स हो गए हमारे पास? 6। पर पहले हमारे पास फंडामेंटल राइट्स कितने थी? 7 फंडामेंटल राइट्स थी। अब कई बार हम ऐसा सोचते हैं, अब पर आंसर भी वही लेने होते हैं। कई बार अगर आप क्वेश्चन पेपर लगाएंगे तो वहां पर लिखा होता है कि आर्टिकल 31 जो कि बात करता था राइट टू प्रॉपर्टी की, इसकी बात करता था राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार,
उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, हटा दिया गया। सच में? नो। आर्टिकल 31 के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को तो वहां से हटा दिया गया, पर आर्टिकल 31 आज भी जिंदा है, एज अ राइट नहीं। यस, आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B ये आज भी जिंदा है, पर वो एक्सेप्शनल के तौर पर है, अपवाद के तौर पर। और इसीलिए हम ये कह देते हैं सामान्य तौर पर कि आर्टिकल 31 को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। पर सच में समाप्त पूरी तरीके से नहीं हुआ है। तो जब हमारा फंडामेंटल राइट बना तो वहां पर 7 आर्टिकल्स थे। एक आर्टिकल था 31 जो कि बात करता है संपत्ति के अधिकार की, राइट टू प्रॉपर्टी। यस, संपत्ति का अधिकार। पर इस संपत्ति के अधिकार को लोगों को तो प्राप्त हुए कि मैं किसी भी जमीन पर कब्जा करके बैठ जाऊं और मैं अब उसमें अपना अधिकार व्यक्त करने लग जाता था कि नहीं नहीं, संपत्ति तो मेरा अधिकार है, सरकार कैसे छीन लेगी मेरे से। तो इसके वजह से देश के डेवलपमेंट में गिरावट दिखने को मिली, क्योंकि सरकार ना रोड बना पा रही थी, ना नए कंपनीज खोल पा रही थी, फैक्ट्रीज खोल पा रही थी। क्यों? क्योंकि वो जमीन एक्वायर नहीं कर पा रही थी, लैंड एक्वायर नहीं कर पा रही थी। क्योंकि सरकार जब भी किसी जमीन को छीनती थी, लोग उसको बचाने के लिए कहां चले जाते थे? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, अपने मौलिक अधिकारों के लिए। नहीं 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 भाई, प्रॉपर्टी तो मेरा राइट है, कैसे छीन लोगे, कैसे ले लोगे? तो एक लंबी लड़ाई के बाद सरकार ने सोचा, संसद ने सोचा कि अब इसे हटा देते हैं। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, कौन सा? 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। कहां से हटा दिया गया? और इसे डाल दिया गया पार्ट 12 के आर्टिकल 300A में। कहां डाल दिया गया? कहां डाल दिया गया? ए में, 300A में। क्लियर हो पा रहा है? 300A। अब 300A में डाल दिया गया। पहले राइट टू प्रॉपर्टी क्या था? प्रॉपर्टी क्या था? फंडामेंटल राइट। जब इसे मौलिक अधिकार से उठाकर भाग 12 के अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया। कहां डाल दिया गया? 300A में डाल दिया गया। तो अब ये फंडामेंटल ना राइट रह होकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया। कौन सा राइट हो गया? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। क्योंकि संविधान में है या नहीं है, तो संवैधानिक अधिकार रहेगा कि नहीं रहेगा? संविधान भी एक लॉ है या नहीं है? और इसीलिए इसे लीगल राइट भी कहा जाने लगा। क्या राइट? लीगल राइट। तो जो प्रॉपर्टी का अधिकार एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, उसे भाग 12 में अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया, जो कि अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लीगल राइट के तौर पर जाना जाता है। संवैधानिक अधिकार और विधिक अधिकार। कैसा अधिकार? संवैधानिक अधिकार एवं विधिक अधिकार। जो एक पहले संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, वो भाग 12 के 300A में अब एक संवैधानिक और विधिक अधिकार है। मतलब अब आप किसी प्रॉपर्टी के मालिक हो सकते हैं, पर किसके अनुसार? विधि के अनुसार। यस, लीगली कागज लाओ, जमीन के मालिक बन जाओ। समझ पा रहे हो? ऐसा नहीं कि कागज नहीं है जमीन का तो भी तुम उसमें बैठे पड़े हो, ऐसा नहीं कर सकते अब। क्योंकि अब प्रॉपर्टी क्या हो गई? लीगल राइट, विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार है।
अब आपको प्रॉपर्टी पर कैसा अधिकार मिलेगा? कानूनी अधिकार मिलेगा, मौलिक अधिकार नहीं। आ रहा समझ में? कि मान लेते हैं कि एक जमीन है, जमीन में कानून ये कहता है 2005 के बाद कि एक भूमि अगर पिता दादाजी की है और तुम्हारी फैमिली से चली आ रही है, तो जितना हक बेटे का है उतना ही इस भूमि पर हक किसका है? बेटी का भी है। हाँ या ना? तो आज वो जो लॉ है वो महिलाओं को, बेटियों को भी अधिकार दे रहा है कि नहीं प्रॉपर्टी में राइट लेने का? दे रहा है। यस, चलिए क्लियर हो पा रहा है। अब आर्टिकल 300A में याद रखिएगा, देखिए आर्टिकल 300A बना दिया गया, ठीक है। ये मत है ना, ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो इंक्लूडेड द राइट टू प्रॉपर्टी। आर्टिकल 31 था, पर उसे कौन से संविधान संशोधन से? 44th संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से हटा दिया गया। और कहां डाल दिया गया? भाग 12 के अंतर्गत 300A में कौन सा अधिकार बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया। लिख लिए हो, मैं तो बना दिया हूं इसको, बस देख लो, ठीक है। सुनिए अब आर्टिकल 300A, अब कई बार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये जो लीगल राइट है 300A कॉन्स्टिट्यूशन का, ये किसे प्राप्त है? यस, तो कई बार क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है बट वो टफ हो जाता है क्योंकि हम चीजों को ध्यान नहीं दे रहे होते। हाँ या ना? आर्टिकल 300A जब आप देखेंगे, देखिए आर्टिकल 300A मैं आपको दिखा देता हूं तो ज्यादा अच्छे से आप चीजों को समझ पाएंगे। आर्टिकल 300A को देखिए आप, अब यहां पर देखिए राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 300A, मैं हिंदी में समझा दूंगा। यहां पर देखिए, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी, यस, डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाई अथॉरिटी ऑफ लॉ। क्या कहना चाह रहा है? पर्सन नॉट टू बी डिप्राइव ऑफ प्रॉपर्टी सेव बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ का मतलब क्या हुआ? अब यहां पर थोड़ा सा समझिएगा। यस, मतलब किसी के भी मौलिक अधिकारों को आप बिना कानूनी प्रक्रिया के नहीं छीन सकते। हाँ या ना? मतलब उसके लिए आपको एक लॉ लाना पड़ेगा अगर आपको किसी के लैंड को एक्वायर करना है, या फिर अगर आपको विधिक अधिकार प्राप्त करनी है प्रॉपर्टी की, तो वो कोई भी कर सकता है। वहां पर कौन सा वर्ड यूज किया गया है? पर्सन। कौन सा वर्ड यूज किया है? क्या वहां पर सिटीजन वर्ड है? कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि राइट टू प्रॉपर्टी विच इज अ लीगल राइट, ये किसे प्राप्त है? नागरिकों को, गैर नागरिकों को, या दोनों को? हाँ या ना? तो आंसर हमेशा क्या लगाना? दोनों को। अगर वहां पर, अगर आपने अभी लिखा, वहां पर एक वर्ड लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? पर्सन। क्या लिखा हुआ था? पर्सन। उस पर्सन के जगह पर अगर वर्ड लिखा होता सिटीजन, क्या लिखा होता? सिटीजन। मतलब आर्टिकल 300A के तहत राइट टू प्रॉपर्टी केवल किसको प्राप्त होती? भारत के नागरिकों को प्राप्त होती। किसको प्राप्त होती? नागरिक को। जबकि यहां पर कौन सा वर्ड लिखा गया है? द पर्सन वर्ड लिखा गया। क्या लिखा गया है? पर्सन।
इसका मतलब यहां पर दोनों आ गए, सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स, दोनों को ही प्रॉपर्टी की लीगल राइट्स प्राप्त हैं। मतलब मैं एज अ भारत का नागरिक भी यहां पर जमीन खरीद सकता हूं, घर खरीद सकता हूं, या फिर अगर मैं विदेशी ही क्यों ना हूं, मैं भारत में आकर प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता हूं, ले सकता हूं, खरीद सकता हूं। क्लियर हो पा रहा है? तो दोनों को ही अधिकार प्राप्त हैं। तो याद रखना कौन सा वर्ड यूज किया गया है, पर्सन, सिटीजन नहीं। देख पा रहे हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना जितना आसान है उतना थोड़ा टफ भी होता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर शब्दों को ध्यान देना बहुत आवश्यक होता है कि क्या लिखा हुआ है। जैसे आप जब आर्टिकल 14 पढ़ेंगे तो वहां पर दिखाई देगा वर्ड दिखाई देगा पर्सन, क्योंकि ये सबको प्राप्त है। पर वही जब आर्टिकल 15 पढ़ेंगे तो वहां पर वर्ड दिखाई देगा क्या, सिटीजन, क्योंकि ये केवल किसको प्राप्त है, भारत के नागरिकों को। आ रहा है समझ में? यस, पर्सन एंड सिटीजन। ठीक है, क्लियर हो पा रहा है? तो जो हमारा प्रॉपर्टी का राइट, मौलिक अधिकार था, वो क्या बन गया, लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टडी बनाइए आर्टिकल 12 और इसको करेंगे मंडे को। बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 12 और 13। यस